हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सीरीज नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी एक बार देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है और कूलम्ब्स लॉ का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो अभी तक हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं और हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े हैं कि चार्ज आपका जनरली 2 तरह का होता है। एक आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और हम लोग को ये भी पता है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। सिमिलरली अगर आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज के बीच में भी जो फोर्स लगेगा वो भी कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव फोर्स चार्ज है, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। दैट मीन्स हम कूलम्ब्स लॉ का यूज किया जाता है 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम लोग सीखेंगे कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक डायग्राम से। सपोज दैट मेरा पास 2 चार्ज है, एक चार्ज है जिसका नाम क्या है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है, उसका नाम क्या है Q2। और दोनों चार्ज को हम लोग कितना डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखे हैं, r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 का। दैट मीन्स जैसे जैसे Q1 Q2 का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एंड और क्या कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 चार्ज के बीच का जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उन लोगों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, और इस तरह से कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बनता है, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और इसको क्या बोलेंगे, इनवर्सली है तो इसको क्या पढ़ेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब दोनों का आपस में कंबाइन कर देते हैं तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बनता है उसको देखते हैं। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को तब लिख सकते हैं according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, the force of attraction, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges, to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance, between them। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि 2 चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स का जो वैल्यू होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दैट मीन्स अगर दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू एफ है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दैट मीन्स Q1 इंटू Q2 का, एंड वही जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्सली भी प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो लिख सकते हैं कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो इसका एलएचएस में क्या है, एफ है, तो इधर एफ हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा Q1 Q2, तो यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बाय में क्या था इसका, तो यहाँ क्या हो गया आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एफ इक्वल टू क्या आता है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और ये जो कूलम जो के होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो चार्ज होगा, अभी तो हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज को हम लोग किसी जगह पर भी रख सकते हैं। एयर में रखेंगे तो एयर में जब चार्ज को रखेंगे तो उसके बीच के लिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। जब हम लोग वाटर में रखेंगे तब क्या होगा, जब हम लोग उसको किसी दूसरे मीडियम में दो चार्ज को रखेंगे तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब चार्ज का मीडियम को चेंज करते हैं, सब मतलब चार्ज को एक बार वाटर पर रखेंगे, चार्ज को एक बार डायमंड पर रखेंगे, चार्ज को एक बार ग्लास पर रखेंगे, चार्ज को एक बार एयर पर रखेंगे, तो उसी चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का वैल्यू में थोड़ा सा क्या आता है, चेंजेस आता है। तो इसी को हम लोग कूलम कांस्टेंट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो k का वैल्यू होता है, सिंस k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन r का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जब हम लोग बात करते हैं फॉर एयर के लिए, जब हवा के लिए बात करते हैं तो एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो जब एयर के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 हो जाता है तब क्या होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू ओनली क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से जो k था, k का वैल्यू था 1/4 एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से कूलम्स लॉ मॉडिफाई होके कूलम्स लॉ को और क्या लिख सकते हैं, तो F इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और ये वाला जो फॉर्मूला होगा या फिर सिंपली ये वाला जो फॉर्मूला होगा, ये दोनों कहाँ के लिए अप्लाई होगा, एयर के लिए। ठीक है, इसके बाद जब आप मीडियम को चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला में भी थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस आता है। वो क्या चेंजेस होगा उसको हम लोग थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो वर्ड यूज होता है, एक उसमें कूलम्स लॉ में एक दो वर्ड यूज होता है, एक होता है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये बता, इसको बोला जाता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब एक नया वर्ड आया परमिटिविटी, ये क्या होता है, तो इसको हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और एक्सपेरिमेंटली जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका जो वैल्यू फाइंड आउट किया गया, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो पूरा होता है कूलम कांस्टेंट के का वैल्यू तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो पूरा वैल्यू होता है ये होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब मीडियम को चेंज करेंगे तब क्या होगा। तो हमको पता है कि जब फ्री स्पेस पर रहता फॉर वैक्यूम कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर कर सकते हैं। तो एयर के लिए एफ वैक्यूम भी लिख सकते हैं, तो एफ वैक्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
तो एफ वैक्यूम के लिए फॉर्मूला आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह जब हम लोग किसी मीडियम का बात करेंगे फॉर एनी मीडियम, तो एनी मीडियम के लिए जो फॉर्मूला होगा एफ यहाँ पर मीडियम हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ हो जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एफ वैक्यूम को डिवाइड किससे कर देंगे, एफ मीडियम से। तो आपको इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा एफ वैक्यूम बटा एफ मीडियम। तो इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा मेरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपको ऊपर में क्या मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा एफ वैक्यूम बटा एफ मीडियम, और इसी का वैल्यू हो जाता है एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन। ठीक है, इसी का वैल्यू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन। और इसी को अभी जैसे हम लोग लिखे थे ना, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, अभी बताएं। तो इसी फॉर्मूला से जब ये वाला इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसमें ये नीचे में था ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो बचेगा नीचे ये वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो हमको पता है कि जब एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है तो इसी को क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो एफ वैक्यूम बटा एफ मीडियम इक्वल टू क्या हो सकता है, एप्सिलॉन आर, या फिर इसी को फिर से बोला जाता है कैपिटल के लिख के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ वैक्यूम बटा एफ मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एफ मीडियम का फॉर्मूला हो जाएगा एफ वैक्यूम बटा के। अब हमको पता है कि एफ वैक्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एफ मीडियम हो गया, एफ वैक्यूम का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे पहले से के था तो यहाँ पर के लग जाएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि जब एयर के अलावा जैसे हम लोग यहाँ पर वाटर में रख देते हैं, तो वाटर के लिए जो के का वैल्यू होगा, दैट मीन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा, सपोज दैट वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80 होता है, दैट मीन्स इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 80 पुट कर देंगे। दैट मीन्स जब चार्ज को एयर से रिप्लेस करके वाटर पर रखेंगे तो उसका जो फोर्स होगा कितना टाइम्स कम हो जाएगा, 1/80 टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग अलग अलग मीडियम पर रखेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। इसलिए मीडियम के दो किसी दूसरे मीडियम में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ मीडियम इक्वल टू होता है एफ वैक्यूम बटा के, और यहाँ पर के का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कूलम कांस्टेंट के लिए भी हम लोग के का ही यूज करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए भी क्या करते हैं, के का ही यूज करते हैं। तो ये के से डिवाइड हम लोग कब करते हैं, जब चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं एयर के अलावा। ठीक है, अब हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे जो कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स लॉ का क्या क्या लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो जो कूलम्स लॉ होता है उसका कुछ लिमिटेशन भी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये कूलम्स लॉ केवल जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज होगा वो चार्ज किसमें होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। मतलब कूलम्स लॉ जो अप्लाई होता है केवल कैसा चार्ज पर अप्लाई होता है, रेस्ट चार्ज पर। जब चार्ज आपका मोशन में रहेगा वहां पर कूलम्स लॉ क्या होता है, फेल्यूर हो जाता है, मतलब वहां पर कूलम्स लॉ बता नहीं पाता है। दूसरा क्या होना चाहिए, जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, मतलब जो चार्ज का वैल्यू होगा वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कूलम्स लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। तीसरा क्या लिमिटेशन होता है, जैसे अभी हम बताएं कि दो चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा तो वो डिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से क्या होना चाहिए,
ज्यादा होना चाहिए। जब दो चार्ज को 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पर रख देंगे तो वहां पर आपका कूलम्ब्स लॉ वर्क नहीं करेगा। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि जो चार्ज का डिस्टेंस होगा वो 10⁻18 मीटर से 10⁻18 मीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब जो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा और 10⁻+18 मीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी वहां पर क्या करेगा, कूलम्ब्स लॉ वर्क करेगा, अदरवाइज वहां पर कूलम्ब्स लॉ वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहला लिख सकते हैं द चार्ज must be point size. The charge must be point charge. The charge must be point charge. दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो the charges must be rest. The charges must be at rest. ये तभी अप्लाई होगा जब चार्जेस आपका क्या होगा, रेस्ट में होना चाहिए। और तीसरा क्या होगा कि कूलम्ब्स लॉ मस्ट बी अप्लाई ओनली कितना के बीच का डिस्टेंस, तो आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा और आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10⁻⁻18 मीटर से कम। अगर इतना मतलब इसको लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर एंड लेस देन 10⁻18 मीटर। अगर इसी रेंज में होगा तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। जो 10⁻⁻15 मीटर होता है ये न्यूक्लियस का साइज का होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इसीलिए जो दो चार्ज के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो चार्ज होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो हमको पता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। और कूलम को हम लोग कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। इसी तरह जो चार्ज होता है, चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। और स्टेट कूलम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टेट कूलम को लिखते हैं स्टेट सी। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 1 कूलम होगा, 1 कूलम कितना स्टेट कूलम के बराबर होता है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, तो जो चार्ज होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम। और स्टेट कूलम का ही दूसरा नाम होता है ESU, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 कूलम कितना स्टेट कूलम के बराबर होता है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अब हम लोग समझेंगे कि ये कूलम होता क्या है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब दो चार्ज वैक्यूम में होता है तो उसके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। वही जब दो चार्ज किसी मीडियम में रखा होता है तब उसका फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है और हो जाता है 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर जो K होता है, K को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हमको समझना है कि 1 कूलम क्या होता है, तो इसी ऊपर वाला फॉर्मूला से समझ सकते हैं। सपोज दैट मान के चलते हैं कि जो Q1 Q2 दोनों आपस में बराबर और दोनों का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस R है उसका भी वैल्यू कितना है, 1 मीटर है। तब F का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू हमको पता है कि 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, क्या 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू की जगह 1 पुट करेंगे, Q2 की जगह भी 1 पुट करेंगे, R² है दैट मीन्स 1 का स्क्वायर पुट करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो F का वैल्यू कितना आ गया, 9 × 10⁹ न्यूटन।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कूलम को क्या बोल सकते हैं, 1 कूलम चार्ज क्या होता है, तो 1 कूलम वह अमाउंट ऑफ चार्ज है जो सिमिलर चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन का। कब, जब दोनों को कितना डिस्टेंस पर रखा जाएगा, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। और इस तरह से हम लोग 1 कूलम को लिख सकते हैं कि 1 कूलम is the 1 coulomb is the amount of charge, 1 coulomb is the amount of charge that repels similar and equal charges with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when it is placed in vacuum. When it is placed in vacuum, 1 coulomb is the amount of charge that repels similar and equal charges with a force of 9 into 10 power 9 Newton when it is placed in vacuum at a distance of 1 मीटर। ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज क्या होता है, तो 1 कूलम चार्ज वह अमाउंट ऑफ चार्ज है जब उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, वैक्यूम में, कितना डिस्टेंस पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो वो आपस में कितना फोर्स अप्लाई करेगा, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन का।